नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात करेंगे संविधान पर संग्राम को लेकर। जी हाँ, 25 जून 1975 ये वो तारीख है जब लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया गया था। इस दिन देश में इमरजेंसी लगाई गई थी और आपातकाल को लेकर 50 साल होने जा रहे हैं। लिहाजा इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने भी तैयारी की है। आपातकाल की 50वीं वर्षी को लेकर बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी, तो कांग्रेस ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना के विवाद को लेकर एक दिन उपवास रखेगी। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस के बीच संविधान हितैषी बनने की होड़ लगी है और संविधान पर शुरू हुआ ये संग्राम किसके लिए फायदेमंद साबित होगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। आपातकाल को लेकर सियासत भारी, बीजेपी और कांग्रेस ने की तैयारी। 25 जून 1975 के ही दिन देश में आपातकाल घोषित किया गया था। अब भले ही आपातकाल को लगे 5 दशक हो गए हो, लेकिन जब जब आपातकाल की तारीख नजदीक आती है तब तब इस पर सियासत भी शुरू हो जाती है। लिहाजा आपातकाल की 50वीं बरसी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की तैयारी की है। वो संविधान हत्या दिवस के रूप में इस दिन को मनाएगी। इस मौके पर बीजेपी की ओर से प्रदेश भर में आपातकाल में मानव अधिकारों के हनन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किए गए हमलों को लेकर संगोष्ठियां आयोजित की जाएगी। बीजेपी आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर हमलावर दिख रही है। 25 जून एक वो ऐसा काला इतिहास है कि भारत के लोकतंत्र का गला घोटा था। कौन ने घोटा था? इंदिरा गांधी, कांग्रेस की प्रधानमंत्री, अपने निहित स्वार्थ के लिए। ये कांग्रेस का इतिहास है। इन्हें देश से माफी मांगने मात्र बात नहीं है, इन्हें तो देश कभी माफ करेगा ही नहीं जो आज हालात बने हैं। इसलिए लोकतंत्र की हत्या करने का काम कांग्रेस ने किया था। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर काले दिवस के साथ लोकतंत्र की हत्या जो की, उस दिवस पर हम पूरे देश के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। आपातकाल को ना तो उस दौर के लोग भुला सके और ना इस पर सियासत कम हुई। बीजेपी इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की तैयारी में है, तो कांग्रेस ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना के विवाद को लेकर 25 जून को ग्वालियर में एक दिन का उपवास कांग्रेस करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी समेत पार्टी के सभी बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। 25 तारीख के दिन 25 जून पूरी कांग्रेस पार्टी, सभी विधायक, सारे हमारे जिलाध्यक्ष, सारे हमारे वरिष्ठ जन एक साथ ग्वालियर में एक दिवसीय उपवास करेंगे। तो ये मैसेज है वैचारिक लड़ाई का, और इसमें कांग्रेस चुप नहीं बैठ सकती। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। आपातकाल को भारतीय राजनीति के इतिहास का काला अध्याय माना जाता है, लेकिन इस घटना के 50 साल बाद भी ये मुद्दा देश की सियासत के केंद्र में है। पिछले चुनाव के दौरान भी संविधान के खतरे में होने की दुहाई पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से दी जाती रही। इसलिए सवाल ये है कि आपातकाल की याद क्या अब सियासी रवायत बन गई है, या फिर राजनीतिक दल सियासी नफे के लिए आपातकाल और संविधान के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल तो ये भी कि इस बार के कार्यक्रम के जरिए राजनीतिक दल जनता के बीच क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और आखिर आपातकाल को लेकर बीजेपी कांग्रेस की रणनीति क्या और उसके पीछे की मंशा क्या है, इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। तो एक तरफ आपातकाल के 50 साल, आपने भी उसको नज़दीक से देखा है, और एक तरफ हाईकोर्ट परिसर में मूर्ति लगाने का मामला। इन दोनों में कोई साम्य देखते हैं क्या आप? मुझे इसमें सामने बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज जरूर मुझे दिखाई दे रही है कि जिन्हें चुनाव हराया जाता रहा था लगातार, अब उनके प्रति इसलिए प्रेम उमड़ रहा है कि उनके संविधान के साथ जो ज्यादतियां की गई हैं, उनके द्वारा बनाए गए संविधान के साथ जो ज्यादतियां की गई हैं, उन ज्यादतियों की भी चर्चा आजकल शुरू हो गई। देखिए, इस समय बीजेपी सरकार में है
और सरकार में है तो निश्चित रूप से उसके पास वो सारे दस्तावेज है जो एक सरकार के पास हुआ करते हैं। तो सरकार के दस्तावेज धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। तो इसलिए हमको ये देखने वाली चीजें आ रही हैं कि जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो समझौते गड़बड़ हुए हैं, जो देश के को नुकसान पहुंचाने वाले घटनाक्रम हुए हैं, उनको क्रमशः एक एक करके आप देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब इंडिया गेट पर स्थापित करने की, उनकी प्रतिमा को स्थापित करने की बात आई थी, उस समय हमको ये मालूम चल गया था कि भारत की आजादी दिलाने के मामले में सर्वाधिक भूमिका किसकी अच्छी हो सकती है, प्रभावशाली हो सकती है, वो उसका उल्लेख वहां से शुरू हुआ जी। और आज हम जब यहाँ आकर के देख रहे हैं 50 बरस बाद, तब हमें समझ में आ रहा। देखिए मनोज जी, दो बातें बहुत स्पष्ट है। पहली बात यह है कि हम जब भी भारत के संविधान की बात करते हैं तो मैं बार बार ये बात कहता हूं कि हमको ये बताना पड़ेगा सबसे पहले कि क्या 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान भारत को दिया था, उस संविधान की बात कर रहे हैं, या कांग्रेस के 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के द्वारा, और बाद में मनमोहन सिंह जी जिन्होंने वक्फ कानून का में जो है एक प्रकार से नया देश निर्मित कर दिया भारत के अंदर, इस प्रकार के संविधान संशोधनों के बाद जो संविधान बचा है उसकी रक्षा करने की आप बात कर रहे हैं। तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बात कर रहे हैं या कांग्रेसियों द्वारा निर्मित संविधान की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आपातकाल को लेकर के मैं कहना चाहता हूं, हमें आपातकाल संवैधानिक व्यवस्था है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। आपातकाल संविधान के अनुसार लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए परिस्थितियां डिफाइन की गई हैं। आप किस कारण से आपातकाल लगाएंगे? जो आपातकाल भारत में लगाया गया वो उस नारे के प्रतिफल के रूप में है, इंदिरा इज इंडिया। भारत इंदिरा जी हैं, इंदिरा जी को भारत मान लिया गया था। देवकांत बरुआ ने नारा दिया था जी, उमाकांत बरुआ ने नारा दिया। तो ये जो इसका मतलब ये हुआ कि इंदिरा गांधी पर किसी भी प्रकार का कोई भी मामला आता है तो भारत पर आ जाएगा, इसलिए संविधान के अंदर का दुरुपयोग किया गया संविधान की धाराओं का। और एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति जो उस समय सत्ता में था, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि इंदिरा जी को ये कह दें कि आप ये अपराध कर रही हैं, ये भारत के लोकतंत्र के साथ अपराध है, ये देश की जनता के साथ अपराध है, विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ आप अपराध कर रही हैं, केवल इसलिए कि आपको चुनाव जो है वो हरा दिया गया पर उसके न्यायालय के, इलाहाबाद न्यायालय के द्वारा। तो आप उसका बदला निकालने के लिए जुडिशरी को आपने खत्म करा, मीडिया को आपने खत्म किया, राजनीतिक व्यवस्थाओं को आपने खत्म किया और ब्यूरोक्रेसी को गुलाम बना करके आपने काम किया। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये जो आपातकाल का घटनाक्रम जो आज से 50 साल पहले हुआ था या अभी 2 दिन बाद 50 साल पहले से हुआ था, वो कोई क्षम्य अपराध नहीं है। वो उस विचारधारा का, उस एक सोच का जो है द्योतक था जिसने भारत को अपने बाप की जागीर समझ लिया था। आज आप देख लीजिए, मैं आपको 2 बातों की तरफ ध्यान दिला रहा हूं मनोज जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप एक बात देखिए कि हमारी जो भावी पीढ़ी है राजनीति में काम करने वाली, वो कितनी घटिया भाषा की बातें कर रही है। देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में घटिया भाषा का प्रयोग कर रही है। इसका अभिप्राय ये है, इसका जो हमें समझ में आता है वो ये आता है कि इन लोगों के पास विजन नाम की कोई चीज नहीं है। गुंडाई करते हुए जो राजनीति करने आ गए, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा, हमारे जो विपक्ष के शीर्ष नेता उनके द्वारा बोली जा रही है, बहुत चिंताजनक है। आने वाला सिनेरियो बड़ा चिंताजनक है। और उसके बाद भी कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में, यानी बोलने की इतनी आजादी, और इसके बाद क्या चाहिए। ले मैं आऊंगा दोबारा शर्मा जी, आपका देखिए ब्रजेश जी, दादी ने आपातकाल लगाया और पोता किताब लिए फिर रहे थे कि संविधान देश में खतरे में, और उसी संविधान से वो 55 से 99 सीटों पर पहुंच जाते हैं। पार्टी में वो LOP का पद पा जाते हैं विधान लोकसभा के अंदर, और इसके बाद भी उनको संविधान खतरे में दिखाई देता। और जिस प्रतिमा की वो चिंता कर रहे हैं, तो तमाम सारे लोगों को पता है कि अतीत में अम्बेडकर के संग क्या कुछ हुआ। इस पर हम, आप शर्मा जी भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, दर्शकों को भी सब कुछ पता है। लेकिन आज की मौजूदा स्थिति में कि एक प्रतिमा को लेकर जो इस प्रकार से कांग्रेस आपातकाल को जोड़कर देख रही है, क्योंकि वो तो किसी परिसर का मामला है, उसमें हाईकोर्ट ने, जजों ने एक कमेटी बना दी, वो कमेटी तय करेगी कि यहाँ लगना है कि नहीं लगना है। उससे बाकी लोगों ने क्या कांग्रेस को लेना देना। लेकिन उसको ऐसा जुड़ाव महसूस करते हुए बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही हमने एक देखा था कार्यक्रम जो पिछले दिनों महू में भी हुआ था, जिसमें राहुल गांधी खुद आए थे, जिसमें काशीराम की बहन को मंच पे लाया गया था। देखिए मनोज जी, आदमी खुद अपने कपड़े साफ नहीं करना चाहता या खुद बेहतर नहीं होना चाहता, अपने फॉलोअर्स, अपने वोट बैंक को दूसरे तरीके से नहीं हो, वो दूसरे पे कीचड़ उछालता है। इसके गंदे होना चाहिए, मेरे पे एक दाग है लेकिन एक ही सामने वाले पे साफ 2 दाग हैं,
वो ये बताने की कोशिश करता है, तो यही कोशिश हम देख रहे हैं कांग्रेस कर रही है। वो जो उन्होंने किया है वो जग जाहिर है, इतिहास के पन्नों पर है और एक तक प्रमाणित है कि किस तरह से अंबेडकर के साथ आपने क्या किया। आपातकाल भी प्रमाणित है। तब आप संविधान की किताब लेकर घूम रहे हो, तो जब आपने संविधान का सबसे ज्यादा माखौल तो आप ही ने उड़ाया, लेकिन आज क्यों घूम रहे हो? आज आप दूसरे को विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो जो विलेन बनाने की कोशिश है ना, अंबेडकर को लेकर आपने सही कहा, कमेटी बनाई है कोर्ट ने, कोर्ट परिसर का मामला है, उसमें बीजेपी कहां से आ गई? लेकिन वो कहते हैं बीजेपी के लोग गए, तो भैया बीजेपी के कौन लोग गए ये बता दीजिए। भाई कोर्ट के परिसर का मामला है ना, लेकिन सियासी फायदे के लिए ये जताने के लिए कि बीजेपी ये करा रही है, क्योंकि अपने एक वोट बैंक जो अंबेडकर के फॉलोअर्स हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, जो एक वोट बैंक में तब्दील हो गए, एक जाति के नाम पर वोट बैंक में तब्दील हो गए। महापुरुष तो सबके होते हैं, पूरे देश के हैं, आपके हैं, हमारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जाति के महापुरुष बनकर रह गए हैं। एक जाति को पीछे उनके खड़ी है जो वोट बैंक में तब्दील है, वो एक मुश्त वोट बैंक हासिल करना चाहती कांग्रेस, इसलिए इस मामले को राई को पहाड़ बना रही है। आप देखिए, रहे आपातकाल की बात, आपातकाल को लेकर भी क्या बीजेपी वो नहीं कर रही है? बीजेपी भी वही कर रही है। क्या आपको बता रही कि आप ब्लेन हो, आप संविधान खतरे में बात करते हो, हमें दिखा रहा हो आईना। आप तो देख लीजिए आपने क्या किया, संशोधन से लेके आपने आपातकाल लेना, आपातकाल भविष्य में तो कोई लगा नहीं सकता, ना लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा काला अध्याय तो है। कल तक ये काला दिवस मनाते थे, अब मना रहे हैं संविधान हत्या दिवस। तो हत्या दिवस और उसकी गंभीरता ये कि भाई आप संविधान की किताब लेकर घूम रहे हो, संविधान बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हो, लेकिन आपने तो उसकी हत्या कर दी थी। तो वो एक तरह से एक वोट बैंक को ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। तो दोनों ही मामलों में एक समानता है मनोज जी, दोनों अपने वोट बैंक साधना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि ये अंबेडकर विरोधी हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि ये संविधान विरोधी हैं। तो निश्चित तौर पर इसके पीछे एक मंशा है, एक नैरेटिव सेट करना। जब लगा था तो पूरे जो उस समय जो लोग थे उन सबने भुगता है ना, वो भले किसी पार्टी से जुड़े हों चाहे ना जुड़े हों। लेकिन देखिए मनोज जी, जब ये कोई कहता है कि संविधान खतरे में है, तब आप उसको आईना दिखाओगे तो ये सोचने पे मजबूर होगा ना जो मतदाता है आपका, बिल्कुल, कि आप सही हो, आप कैसे कह रहे हो कि खतरे में है, क्योंकि आपने क्या किया था। तो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है ना कि देखिए ये जो बात कर रहे हैं संविधान खतरे में है, वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि इनके पिछला इतिहास देख लीजिए आप। तो ये कांग्रेस जो अब इंदिरा गांधी में जो काल हुआ है, वो यदि उनका पोता लेके घूम रहा है, तो आप देखिए कि पार्टी तो वही है ना, वही लोग हैं। आपातकाल में भी ऐसे लोग हैं अभी जो पार्टी में मौजूद हैं, जो उसकी पैरवी करते हैं, जो उसकी कई चीजों की खासियतें बताते हैं या खामोश रहते हैं। उस समय खामोश रहे पार्टी ने, तो अब जाके राहुल गांधी माफी मांग ले तो उससे क्या होता है? बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी ने भी वही किया ना। आपने चुने हुए प्रधानमंत्री एक अध्यादेश लेकर आते हैं, आप फाड़ देते हो, तो मतलब आप लोकतंत्र से, लोकतंत्र के मंदिर से और आप संविधान से ऊपर हो गए। आप भी तो वही कर रहे हो ना जो आपके दादा परदादाओं ने किया, तो आपने क्या किया? वही कर रहे हो ना। आप संविधान को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हो। आप संविधान की दुहाई देते हो और संविधान के तहत आप पे मामला दर्ज हो जाता है, आप कोर्ट से जमानत पे हो जाते हो और आप कहते हो कि साहब पूरा कानून अपनी मुट्ठी में लेकर चल रहे हैं, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में, संविधान की संस्थाएं जो चुनाव आयोग है, तमाम चीजें खतरे में, उन्हीं से आप चुने हुए आते हो, आप उन पे डाउट कर रहे हो, आप मीडिया पे सवाल उठाते हो, वही मीडिया पे आप बोलते हो, वो पूरा देश देखता है, हर व्यक्ति देखता है। लेकिन आप संदिग्ध बनाने की कोशिश कर रहे हो, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो कि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो अब उनकी वो वैसे स्वतंत्रता नहीं रही है, मीडिया की वैसी स्वतंत्रता नहीं रही। उसी मीडिया पे आप बोलते हो, आप जातियां देख रहे हो, आप जो जाति का विरोध करते थे, आप मीडिया वाले सामने बैठे रहते हैं, आप नौकरी में आप जो अफसर हैं उनमें आप जाति ढूंढ रहे हो, मीडिया में आप जाति ढूंढ रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हो। खुद जनेऊदारी ब्राह्मण हो जाते हैं। तो आपको ये देखना होगा, और अब जनता समझदार है मनोज जी। मुझे नहीं लगता है कि ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश, हो सकता है क्षणिक फायदा मिल जाए, जैसा कि हमने देखा है कि लोकसभा में मिल गया था कि संविधान खतरे में किताब लेकर जब लोगों ने पूछा कि किताब में कितने पन्ने होते हैं, क्या होता है संविधान में, क्या प्रस्तावना है, तो वो आप नहीं बता पाए हो। संविधान तो भरे सभा अंदर हमने देखा था कि अनुराग ठाकुर ने भी सवाल किया था, उसका भी जवाब नहीं मिला। लेकिन शर्मा जी, मान लिया जाए कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद हाईकोर्ट में परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लग जाती है, तो क्या संविधान खतरे से बाहर रह जाएगा? आपातकाल के दाग धुल जाएंगे? नहीं, दोनों बातें अलग अलग है मनोज जी। पहली बात यह है कि क्या आप कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की जो है वो ग्वालियर उच्च न्यायालय को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है क्या उस न्यायालय के जो जांच कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं कर सकती हो? और एक धरना दे जाने से आपका पाप तो नहीं धुल सकता ना। तो इसलिए ये दोनों चीजें भिन्न हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगेगी कि नहीं लगेगी, इसका तय करने का काम न्यायालय का है, उच्च ग्वालियर खंडपीठ का है।
तो आप क्यों राजनीति के बीच में कूद करके कोशिश करते हो? कुल मिलाकर के ये है कि आपके द्वारा जो किए गए पाप है उनका धीरे धीरे परत दर परत पर्दा खुल रहा है, और आप उसके बचाव में वो सब कर रहे हैं जो आपके लिए गलत होने वाला है। तो इसलिए आप न्यायपालिका पर दबाव डाल रहे हैं। आपने इससे पहले अभी चुनाव आयोग पर दबाव डाला, इससे पहले आप ईडी और इन सब पर संस्थाओं पर दबाव डाल रहे हैं। को भ्रष्टाचार करने की छूट दी जाए, आपको मतलब केवल कांग्रेस की नहीं कह रहा हूं मैं, किसी को भी भ्रष्टाचार करने की छूट दी जाए, ईडी को घर बैठा दे, ये कैसे संभव है? आप सभी और इस ईडी को पावर तो उन्हीं चिदम्बरम ने दिया है, कांग्रेस के जो गृह मंत्री थे। ठीक बात है, ठीक बात है, मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, कोई सब कुछ गलत किया है कांग्रेस ने, ऐसा होता तो देश ही बर्बाद हो जाता, गुलाम हो जाता। लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी किया है, लेकिन अच्छे से ज्यादा गड़बड़ किया है। अभी तो पोलें खुल रही है ना, तो उससे तो और समझ में आता है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है, अच्छे से कहा जा सकता है कि आप यदि राजनीतिक काट निकालने की कोशिश करते हैं, आपके वोट बैंक को प्रभावित होने पर, आपके गड़बड़ियां दिखाने पर, जब सत्ता पक्ष काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तब आप ऐसा रास्ता निकाल रहे हो जिस रास्ते से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि रोजाना ये बात कही जाती है कि बाबा साहब को चुनाव हराया था, तो आप कैसे जिता लोगे? अब तो बाबा साहब है ही नहीं, तो वो बात को तो आप धो ही नहीं सकते ना, तो वो परमानेंटली आपके ऊपर चस्पा हो गई। इसलिए कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के द्वारा राजनीति की जा रही है, वो नौसिखिए लोगों की राजनीति है। तो मुझे कई बार देखता भी हूं मैं, आप लोग भी देखते होंगे कि वर्तमान में जो बड़े बड़े अनुभवी नेता थे वो सारे साइड में बैठे हैं। ये सब बचकाने टाइप की बातें करने वाले नेता आ गए आगे, पर्दे के आगे आ गए। समझता हूँ थोड़े दिन बाद गंभीर हो जाएंगे, लेकिन आज तो इनकी हरकतें बचकाने जैसी है। प्रभारी भी वैसे ही आ गए, भाई कोई बहुत अनुभवी व्यक्ति तो है नहीं वो प्रभारी जो आए हैं, वो अपने राज्य में उनकी क्या ताकत है, क्या हैसियत है राजनीति को सबको मालूम है। उनके राज्य में तो सचिन पायलट की नहीं बची, तो हरीश चौधरी की तो क्या होगी। इसलिए कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है, इन सारी परिस्थितियों को देख करके ये माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस समय विचार शून्यता की ओर बढ़ रही है, और इनका नेतृत्व जो है वो केवल आलोचना और तीखी आलोचना करने की बजाय जो गाली निकाल करके आलोचना करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो इसको एक्सपोज कर रही है। जिस राजनीतिक पार्टी ने 50 वर्ष देश पर राज किया हो मनोज जी, उसकी भाषा इतनी गिरावट वाली हो जाएगी, उनके सहयोगियों की भाषा इतनी गिरावट वाली हो जाएगी, ये एक प्रकार का। लेकिन इन सब बातों के बीच में देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा जो मुझे कहना चाहिए, अन्यथा न्याय नहीं होगा। वो ये है कि हम समाचार पत्र के लोग हैं, चैनल्स के लोग हैं, हमें आज भी एक चीज महसूस होती है कि बहुत ज्यादा स्वतंत्रता हमारे पास आज भी नहीं है। इसको हमें महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि आप मनोज जी कभी इस बात पर विचार करिए। आज ही मैंने एक ट्वीट किया है और मंत्री महोदय को भेजा है कि आपने समाचार पत्र निकालने वालों को एक ऐसे अपराधी जैसा बना दिया जो हर महीने थाने में, मैंने भी देखा था वो, तो ये कहना जरूरी है। हाँ नहीं, इसलिए मैंने देखा। लेकिन ब्रजेश जी एक और चीज है, नहीं पर ये सामयिक है मनोज जी। हाँ नहीं, इसलिए तो मैंने जिक्र किया कि मैंने उसको बिल्कुल देखा है जो आपने लिखा है, पीआईबी का भी आपने जिक्र किया और बाकी संस्थानों का भी आपने जिक्र किया है। लेकिन सवाल ये है कि जो कांग्रेस ने ये धरना प्रदर्शन अगर 25 तारीख को कर देती है, अगर मान लिया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट परिसर का मामला आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ भी है, वो मूर्ति नहीं लग पाई, तो क्या फिर राहुल गांधी के हिसाब से इन सारे जो नेता वहाँ गंवच रहे, उनके सारे विधायक, जिला अध्यक्ष, सांसद, वो सारे लंगड़े घोड़ों की गिनती में आएंगे, रेस के घोड़ों की गिनती में गिने जाएंगे कि बारात के घोड़ों की में? और क्या फिर कांग्रेस उन पर कोई एक्शन लेगी कि भैया पूरी कांग्रेस जुट गई और एक छोटा काम नहीं कर पा रहे आप? देखिए मनोज, तब भी उनके पास एक रास्ता है, वो रास्ता वो कहेंगे कि सरकार के दबाव में ये कमेटी ने ऐसा निर्णय लिया। तो देखिए, चट भी उनकी है, पट भी उनकी। अब क्या हो गया मनोज जी, दो तरह के रास्ते होते हैं सफलता के, एक होता है शॉर्टकट, एक होता है लंबा रास्ता। तो आप देखिए कांग्रेस भी वही शॉर्टकट अपना रही है, लंबे रास्ते पे वो जाना नहीं चाहे, शॉर्टकट से वो सत्ता में आना चाहती है। तो ऐसे मुद्दे उछाल रही है वो जिससे उनको क्षणिक लाभ मिल जाए और वो सत्ता में आ जाए। एक उनने चेक करके देख लिया, इससे उनको लाभ मिल गया, तो अब वो इस टाइप के मुद्दों को उछाल रही है। लंबे रास्ते से वो जाना नहीं चाहती, लंबे रास्ते में उसको समय लगेगा कि लोगों का विश्वास जीतना है। आपने अब तक अविश्वास किया उनके साथ, उनको धोखा दिया है, तो विश्वास हासिल करने के लिए आपको ज्यादा लंबा रास्ता, ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के मुद्दे उठाना पड़ेंगे, उनका विश्वास अर्जित करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप सत्ता में आओगे। बीजेपी लंबे समय तक संघर्ष करती रही, जनता का विश्वास जीता उसने और वो सत्ता में आ गई। अभी उसका विश्वास बरकरार है, आप विश्वास खो चुके हो क्योंकि वो सत्ता में नहीं आए थे, तो उनका उस तरह से विश्वास हमने देखा जल्दी डिग गया था जब अटल जी की सरकार आई। लेकिन अब लगातार उनका भरोसा
हासिल होता जा रहा है। तो अब कांग्रेस शॉर्टकट अपना रही है, वो ऐसे मुद्दे ला रही है जिससे क्षणिक रूप में उसको फायदा मिले और वो सत्ता में पहुंच जाए। तो मुझे लगता है कि वह भी वैसा ही है। और अब यदि कमेटी पे एक तरह से जो शर्मा जी कह रहे हैं, आप प्रेस तो डाल ही रहे हो ना, ये कोशिश कर रहे हो कि साहब देखिए कांग्रेस अगर जो सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डाल रही है तो एक बड़ा चर्चित मामला है, शर्मा जी को भी ध्यान होगा, आपने भी पढ़ा होगा, एक बहरुल इस्लाम साहब थे जो कांग्रेस के सांसद रहे और उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया इंदिरा गांधी ने। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से वो फिर लौटे और उसके बाद फिर उनको सांसद बना दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जज बनाने के तमाम सारे मामले हैं, लेकिन किसी सांसद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना और बाद में उसको फिर जज बनाना, ये चमत्कार भी कांग्रेस ने किया है। तो शायद लेकिन कांग्रेसियों की याददाश्त बाकी जनता की तरह वे कमजोर है तो वो शायद भूल जाते होंगे। बहरहाल लेकिन वक्त इतना ही था, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो संविधान पर संग्राम चल रहा है। तो इस समय एक जो गालिब का एक शेर है कि गालिब ताउम्र यही मैं भूल करता रहा कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो कांग्रेस भी शायद अभी आईना ही साफ कर रही है, लेकिन जिस दिन वो चेहरा साफ करेगी उस दिन उसको पता लगेगा कि वो कहाँ खड़ी है और क्यों खड़ी है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।